स्टार्ट करते हैं कल की बात से कि IAS 16 का जो नोट होता है हमारा, वो दो तरह के प्रेजेंटेशन हैं इसके अंदर। एक है जिसके अंदर हम एसेट को बुक वैल्यू के हिसाब से लेकर चलते हैं। इसके ऊपर डिस्कशन कल मैंने की थी। ये रूटीन में उतना यूज़ नहीं करवाया जाता। कुछ स्टूडेंट, कुछ टीचर्स करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते। तो बहुत सारे ज़्यादातर दूसरे फॉर्मेट के ऊपर चल रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ रही होती हैं। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट सेपरेट होती है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस अलहदा होता है, और नेट कैरिंग अमाउंट फिर हम बाद में लिख देते हैं। ज़्यादातर फॉर्मेट ये फॉलो किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या एंट्रीज़ आ सकती हैं और इसको किस तरीके से अगर हम जर्नल एंट्री बेस सोचें तो कैसे हो सकता है। एसेट की नेचर होती है हमारी डेबिट की, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर होती है हमारी क्रेडिट की। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि डेबिट में डेबिट एंट्री ऐड होती है और क्रेडिट एंट्री लेस होती है। इसी तरह से क्रेडिट में क्रेडिट एंट्री ऐड होती है और डेबिट एंट्री लेस होती है। तो ये भी उसी लॉजिक के तहत बनाया जाता है। बस जो हमारा टी अकाउंट होता है उसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, नोट बन जाता है। ओपनिंग आता है, ओपनिंग की नेचर डेबिट। एडिशन है, एडिशन की एंट्री हमारी हो जाती है एसेट डेबिट। एसेट के डेबिट होने की वजह से ये ऐड हो जाता है। व्हाट अदर, कैश क्रेडिट हो सकता है, बैंक क्रेडिट हो सकता है, पेबल क्रेडिट हो सकता है, या फिर एडवांस भी क्रेडिट हो सकता है। अक्सर स्टूडेंट बस क्या करते हैं, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन बाकी दो एंट्रीज़ ख़ास तौर पर ये एडवांस वाली, ये लाजमी तौर पर आपको आनी चाहिए कि पहले से कोई एडवांस दिया हुआ था हमने, अब वो एडवांस क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। देन हमारे पास एक एंट्री आती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। ये है ट्रांसफ़र की, जब हम रीवैल्यूएशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये दोनों साइडों पर नॉक ऑफ हो रही होती है। कह लें इधर एसेट क्रेडिट हो रहा है तो इधर से लेस हो जाती है, इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है तो इधर से भी ये भी लेस हो जाती है। क्रेडिट में से डेबिट लेस और एसेट डेबिट में से क्रेडिट लेस। फिर एक गलती जो स्टूडेंट कर रहा होता है पेपर में, वो ये कर रहा होता है कि ये रीवैल्यूएशन के अंदर वो एक ही लाइन में एक चीज़ लिख देता है। हालांकि इसके दो पार्ट होते हैं जब हम वर्किंग बनाते हैं। इसका एक रीवैल्यूएशन सरप्लस का पार्ट होता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है। इन दोनों को सेपरेटली लिखना चाहिए। एग्जामिनर के आंसर आप अगर पिक कर देखें तो ये सेपरेट होते हैं, और ये एक बेसिकली एक नोट फ्रंट के ऊपर ही डील हो रहा होता है। अगर हम इसको यहाँ पर डील नहीं करते तो फिर हमें एक सब नोट देना चाहिए कि ड्यूरिंग द ईयर इतना प्रॉफिट एंड लॉस रिवर्स हुआ या क्रिएट हुआ। तो जब हम ये यहाँ पर ही लिख देते हैं तो फिर इससे होता ये है कि वो नोट सब नोट्स में जाके लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम फ्रंट के ऊपर ही डील कर लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस, यहाँ पर दोनों चीज़ें लिखनी चाहिए। अगर इम्पेयरमेंट लॉस भी आ रहा हो तो यहाँ पर आपको इम्पेयरमेंट लॉस भी लिख देना चाहिए। ओपनिंग, इसमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, चूँकि डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चूँकि क्रेडिट होती है, लिहाजा क्रेडिट में क्रेडिट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट भी हो सकती है। एक होती है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। तो चूँकि एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस है तो वो क्रेडिट हो रहा है, तो ये दोनों इकट्ठे ही प्रेजेंट कर दिए जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसको भी अलहदा से लेकर चलते हैं, तो अलहदा से लेकर चलने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। आपको साल के अंदर एक ही एंट्री आ रही होगी जब आपने इम्पेयरमेंट लॉस या क्रिएट करना है या रिवर्स करना है, तो दोनों को इकट्ठा ही प्रेजेंट कर दिया जाता है, जेन्युइनली कर देना चाहिए है।
समहाउ अगर कोई सेपरेट कर देता है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कर सकते हैं। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, जब रिवर्स किया जाएगा तो मीन्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स हो जाए मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है। तो जब इसकी एंट्री होगी तो फिर क्रेडिट में डेबिट क्या होता है, लेस होता है। तो लिहाजा ये रिवर्सल अगर आ जाए क्वेश्चन के अंदर और नोट में आ जाए, जो कि अभी तक एज सच नहीं आई हुई कि नोट के अंदर वो प्रेजेंट करवा रहा हो, तो वो फिर इस तरीके से ये प्रेजेंट हो जाएगा। अगर एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा हो तो कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट में से यहाँ पर आउट हो जाएगी, एंट्री डिस्पोजल डेबिट और एसेट क्रेडिट। एसेट के क्रेडिट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और यहाँ पर डिस्पोजल आ जाए तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अगर हमें नोट आया हो तो हम एक काम गलत करना शुरू कर देते हैं कि हम वर्किंग बनाना शुरू कर देते हैं। पहले हमें नोट का फॉर्मेट बनाना चाहिए। इस नोट के जस्ट फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, और इसकी टोटलिंग को बड़े आराम से इस तरीके से डील कर देना चाहिए कि आप इसकी क्लोजिंग को ए बोल दें और इसकी क्लोजिंग को बी बोल दें, और नेट कैरिंग अमाउंट ए माइनस बी ये पेपर में ऐसे ही लिख दें, तो आपके ये टोटल करने के मार्क्स मिल गए, आपको कैलकुलेट करने के मार्क्स मिल गए बगैर कुछ लिखे। ये हैं पेपर टेक्निक्स के बगैर कुछ लिखे आपने क्या करने हैं, मार्क्स अचीव करने हैं एक क्लोजिंग बनाने के। एग्जामिनर को पता चल गया क्लोजिंग बनना कैसे है। दो तरीके से पता चल सकता है, एक तरीकाकार ये है और दूसरा तरीकाकार है कि आप कैलकुलेटर से टोटल करेंगे तब पता चलेगा। तो टोटलिंग लिखने में टाइम, अगर पेपर मैनेज करना है तो सारा पेपर करने के बाद बेशक कर लो, अदरवाइज इस तरीके से आराम से डील कर दो। अगली चीज़ है, आपने नेट कैरिंग अमाउंट ओपनिंग भी लिखनी होती है, तो उसका भी हल है। यहाँ से एक ओपनिंग पिक करें, उसको x बोल दें, दूसरे ओपनिंग को y बोल दें और x माइनस y करके ओपनिंग की वैल्यू को बता दें एग्जामिनर को कि मुझे पता है इस तरीके से आनी है। 3 कॉलम का टोटल लगाने में टाइम क्या हो जाएगा, आपका बच जाएगा। पेपर हो जाए, स्टिल टाइम अवेलेबल है, कर दें। 3 चीज़ें तो याद होती हैं, कौन सी चीज़ की है, कौन सी चीज़ इस तरीके से डील की है। स्टिल मार्क्स ऑब्टेन हो चुके होंगे। अगला नोट है मेजरमेंट बेसिस, हमें बतानी होती है। मेजरमेंट बेसिस में या तो आपको कॉस्ट लिखना है या रीवैल्यूड लिखना है, दोनों में से कोई एक के ऊपर चल रहा होगा। यूज़फुल लाइफ दी होगी या डेप्रिसिएशन रेट दिया होगा तो आपको वो बताना है कि 5 साल, रिमेनिंग लाइफ 3 साल। कहीं पर बच्चे परेशान होते हैं कब यहाँ पर क्या लिखें, जब लाइफ चेंज हो रही है तब हम ओरिजिनल लिखें, रिमेनिंग लिखें, परेशानी के बगैर कुछ लिख दें। रिमेनिंग लाइफ दी हुई है, रिमेनिंग लाइफ लिखते हैं, साथ लिख दें रिमेनिंग लाइफ है इसकी, बजाय इसके कि परेशान होकर सोचते रहें और 3 मिनट ज़ाया कर दें, 4 मिनट ज़ाया कर दें कि मैं यहाँ पर लिखूँ क्या। जो सी चीज़ अवेलेबल है वो लिख दो बस, सो सिंपल। डेप्रीसिएशन मेथड, स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या कोई भी दूसरा मेथड अगर यूज़ हो रहा है, सम ऑफ ईयर डिजिट यूज़ हो रहा है, जो भी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे रीवैल्यूएशन के नोट। प्रीवियसली हम क्या किया करते थे या अब भी कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, वो इस तरीके से ये रीवैल्यूएशन का नोट दे रहे होते हैं। द लास्ट रिवैल्यूएशन ऑफ द प्लांट was performed by an independent person on इस डेट। और दूसरा नोट दे रहे होते हैं कैरिंग अमाउंट हैड द कॉस्ट मॉडल बिन यूज्ड इंस्टेड, या फिर लिखा जा रहा होता है हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट एज ऑन दैट वुड हैव बीन दिस। हमारी स्टडी टेक्स्ट के अंदर जो रिसेंट आई है इस चीज़ को बहुत आसान कर दिया गया है, और आप भी अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, टाइम मैनेजमेंट करें। क्या करें, इन 3 चीज़ों को कॉलमर फॉर्म में ही जिस एसेट से रिलेट कर रही हो, मसलन
बिल्डिंग से रिलेट कर रही है तो बिल्डिंग के कॉलम के नीचे जाकर लिख दें। क्या लिखना है जी, यहाँ पर लास्ट रिवॉल्यूशन डेट क्या थी, डेट लिख दी। इंडिपेंडेंट वैल्यूर का नेम क्या था, नेम लिख दिया। और तीसरी इंफॉर्मेशन बतानी है कि अगर कैरिंग अमाउंट देनी है कॉस्ट मॉडल से तो वो क्या है। इसके ऊपर भी स्टूडेंट बहुत टाइम लगाते हैं। मैं इसका शॉर्टकट अभी थोड़ी देर में वर्किंग से बताऊंगा कि इसका शॉर्टकट क्या है। फार्मूला यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कैरिंग अमाउंट जो आ रही हो उसमें से रिवैल्यूएशन सरप्लस की वैल्यू को लेस कर देना है। प्रॉफिट एंड लॉस में वैल्यू आ रही होगी तो उसे ऐड कर देना है। ये चीज़ मैं थोड़ी देर में जब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन किसी ना किसी क्वेश्चन के दरमियान में मैं जाकर ये बता दूंगा आपको कि ये शॉर्टकट क्या है इंशाल्लाह। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन हैं, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश लिख रहे हो सारी, मार्क्स उतने ही मिलने हैं। स्टडी टेक्स्ट के अंदर जितने सवाल थे तकरीबन सारे उन्होंने चेंज कर दिए और इस फॉर्मेट के ऊपर आ गए हैं। अगली चीज़, डिस्पोजल का नोट। एक और होता था ये वाला कि हम लिख रहे होते हैं अगर कोई डिस्पोजल हो कि इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, कैरिंग अमाउंट कितनी है, सेल प्रोसीड क्या है, गेन लॉस। कुछ स्टूडेंट्स ने ये सीखा हुआ है। मोड ऑफ डिस्पोजल, पर्टिकुलर ऑफ बायर्स। ये जो नोट है ये एक ज़माने में लाजमी था क्योंकि कंपनी लॉ पढ़ा जा रहा होता था। ये है कंपनीज एक्ट के तहत नोट। FAR 1 में ना हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है, ना ही हमारे इस लेवल पर कोर्स का हिस्सा है। तो स्टडी टेक्स्ट में ये वाला नोट मुकम्मल तौर पर क्या है, गायब है, ये अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस पर टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने सीखा हुआ है तो इसको क्या कर दे, नॉलेज के हद तक रखे, इसे FAR 2 लेवल पर काम आएगा। कहाँ पे काम आएगा, FAR 2 लेवल पर। लेकिन यहाँ पर कोई इसने मार्क्स अचीव कर नहीं देने हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं है। हिस्ट्री के अंदर 2 सवाल आए हुए हैं डिस्पोजल से रिलेटेड जो FAR 2 लेवल पर आए थे। उस वक्त एग्जामिनर कमेंट में लिखा हुआ था उन्होंने कि ये वाला नोट नहीं बनाया बच्चों ने, और उसके आंसर में भी मौजूद था, ओरिजिनल आंसर निकाल कर देखें। लेकिन उसी ओरिजिनल आंसर को चेंज कर दिया गया हुआ है। अब आप उसी क्वेश्चन को स्टडी टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि हमारे लेवल पर ये कोर्स का हिस्सा नहीं है। पढ़ा हुआ है, दैट्स गुड थिंग, पढ़ा हुआ है, नॉलेज है। आप कंट्रोल F लगाइएगा स्टडी टेक्स्ट में और उसी क्वेश्चन को चेक कीजिएगा। आबिद लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है, FAR 2 लेवल पर आया हुआ है और अब वो स्टडी टेक्स्ट में उसका नोट अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा ये वाला नोट आप इस पर टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। नेक्स्ट, अगली जो चेंज आई है वो चेंज आई है कि हमारे पास मूवमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस का नोट पहले एज सच आंसर स्क्रिप्ट में नहीं हुआ करता था। जितने पास पेपर्स पिक करके देखेंगे आप उनमें नहीं है, लेकिन स्टडी टेक्स्ट में हर क्वेश्चन के अंदर उसने अब इसका नोट शामिल कर दिया है। इट मीन्स ये क्या है, एक चेंज है आपके लिए कह लें। और अब हर क्वेश्चन में आपने ये वाला नोट बनाना है, ये अब लाजमी हो गया। ये बुक के अंदर मौजूद है क्या, कुछ भी नहीं है। जो आप वर्किंग बनाते हैं उसी से ही एक्सट्रैक्ट होना है। ओपनिंग है, इस साल में रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट कितना हुआ, एडजस्ट कितना हुआ, रिवर्स कितना हुआ, वो है। और कोई इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन के ज़रिए या डिस्पोजल के ज़रिए आपने लेस कर दिया तो वो क्या है, और क्लोजिंग है। बस फॉर द ईयर की वैल्यूज़ को अपनी वर्किंग से निकाल कर नोट के अंदर लिखना है और आपका 1 से 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे इस नोट से, जबकि डिस्पोजल के नोट से मार्क्स नहीं मिलने। तो ये चेंज है, पहले ये चीज़ एज सच नहीं देखी जाती होती थी। एक नोट है CWIP का, इसके अंदर 1 से 2 वैल्यूज़ देनी होती हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप लाजमी तौर पर ये भी बना दें
टाइम हो तो, मैंने इसलिए लिख दिया अगर आपके पास टाइम हो तो। ओपनिंग है, इस साल में एक्सपेंडिचर कितने किए, ये तो लाजमी है, एक्सपेंडिचर कितने हुए, चाहे नरेटिव फॉर्म में लिख रहे हो ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में इतना एक्सपेंडिचर हुआ है। अगर क्वेश्चन में मौजूद है तो ये वाला नोट बनाना होता है, चाहे सिर्फ एक्सपेंडिचर इनकर और ट्रांसफ़र की वैल्यू लिख दें या पूरी मूवमेंट दे दें, ट्रांसफ़र टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और फिर IAS 23 अगर अप्लाई हो रहा हो साथ तो बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज की है वो भी इसका कॉस्ट, इसका पार्ट बनता है। किसी भी किस्म का एडवांस दिया हो जो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, वो करंट एसेट में नहीं शो किया जाता, उसे एज आ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस शो किया जाता है, नॉन करंट एसेट के तौर पर शो किया जाता है किसी भी किस्म के एडवांस को। नॉन करंट एसेट से रिलेटेड एडवांस भी नॉन करंट एसेट में फॉल करता है, तो वो भी आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में ऐड कर दें और फिर क्लोजिंग बना दें। क्वेश्चन के अंदर चीज़ें ये अवेलेबल होंगी, जस्ट वहाँ से देख के क्या करना होता है, नोट बनाना होता है। इजी मार्क्स है, ऊपर वाला पूरा नोट नहीं बनाया हुआ, ये वाला क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट करके आराम से आ सकता है। नेक्स्ट है जी एक चेंज इन एस्टीमेट का नोट। चेंज इन एस्टीमेट का नोट IAS 8 के अंदर भी आता है, कल थोड़ी सी बात वहाँ पर भी हुई थी, मज़ीद बात यहाँ पर हो जाती है। आपने मेथड चेंज किया, आपने वो बताना है कि ये इससे ये वाला मेथड शिफ्ट हुआ। लाइफ चेंज हुई, आपने बताना है पहले लाइफ ये थी अब ये लाइफ हो गई है। ये लिखने के बाद दो चीज़ें बतानी है, डेप्रीसिएशन इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। करंट ईयर में अगर डिक्रीज़ होगी तो फ्यूचर ईयर में इंक्रीज़ होगी, ऑपोजिट। बस इस तरह से दो कॉलम बनाएं और आपका काम हो गया। समझे, दो चीज़ें बतानी होती हैं डिस्क्लोजर में, करंट ईयर के ऊपर इम्पैक्ट और फ्यूचर ईयर्स के ऊपर इम्पैक्ट, तो दो कॉलम बनाएं इस तरीके से। ये फाइनल वर्जन है, इसका इम्पैक्ट उलट हो जाएगा प्रॉफिट पर, डेप्रीसिएशन बढ़ेगी, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये उल्टा इम्पैक्ट करंट ईयर पर, और फ्यूचर की डेप्रीसिएशन उसी के उलट है। मींस यहाँ पर डेप्रीसिएशन डाउन थी तो फ्यूचर की डेप्रीसिएशन क्या थी, अप थी, और फ्यूचर की डेप्रीसिएशन अप तो फ्यूचर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट ईजी वे आउट टू डील दिस नोट, इससे ज़्यादा इजी वे आउट और नहीं है। एक्चुअली आपको मेंशन क्या करना होता है कि चेंज क्या आ रही है, डेप्रीसिएशन वगैरह के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, इंक्रीज आई या डिक्रीज आई, और उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पर क्या पड़ा, क्या इंक्रीज डिक्रीज आई। नेक्स्ट ये वाला नोट है कमिटमेंट्स का, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र का, बोरोइंग कॉस्ट का, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ग्रांट, कोई डायरेक्टली, ये सारी चीज़ें क्या होंगी जो क्वेश्चन में डाटा होगा वहाँ से मिल जाएंगी कि आपने एक कमिटमेंट की हुई है, आपने पेमेंट करनी है फ्यूचर के अंदर। अभी करंट ईयर में आपने जस्ट कमिटमेंट की है कि आप फ्यूचर में बाय करेंगे फलाना फिक्स एसेट, या फिर आपने कुछ पेमेंट कर दी हुई है बाहर की कंट्री को, तो ये भी एक कमिटमेंट है। तो इस तरह की कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी होगी। इसके लिए दो क्वेश्चन है जहाँ से थोड़े थोड़े से एक्सट्रैक्ट करके ये नोट सीखे जा सकते हैं। एक स्टडी टेक्स्ट के अंदर है, यहाँ पर शायद मैंने लिखा भी हो, एक स्टडी टेक्स्ट में क्वेश्चन है अब्बास लिमिटेड के नाम से, और एक है गेम्स लिमिटेड के नाम से। इसमें से ना थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता करके टेस्ट किए जा रहे हैं इन दो क्वेश्चन में से। ये दो बहुत हैवी ड्यूटी क्वेश्चंस हैं, कोई और करें ना करें, ये दोनों कम से कम एक दफ़ा लाजमी देखने तो लाजमी है।
अब्बास लिमिटेड, गेम्स लिमिटेड, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है एक शायद 42 नंबर है, एक 37 नंबर है, इस तरीके से कोई नंबर है, आ जाएगा सामने, बता भी दूंगा मैं इंशाल्लाह आपको। अब बात करते हैं हम, ये वाली नोट की तो बात हो गई जी। दो तरह के नोट मैंने डिस्कस कर दिए कि कौन कौन से होते हैं, प्रैक्टिकली मज़ीद कौन कौन से आपको पता होने चाहिए कि कौन सी चेंज आ गई हुई है, कौन सा बनाना ज़रूरी है, कौन सा बनाना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ एग्ज़ामिनेशन टेक्निक्स के ऊपर, कुछ शॉर्टकट्स के ऊपर, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत मसला करते हैं, बहुत लंबी लंबी वर्किंग करनी पड़ती है, वो ज़रा सीख लें और आप अगर अपने कैलकुलेटर्स निकाल लें तो मज़ीद आसानी हो जाएगी आपके लिए। अच्छा जी, क्या ये वाली वर्किंग से फेमिलियर हैं आप लोग? बस ज़रा सी अजीब से अंदाज में बनी हुई है, पुरानी सी है वर्किंग, जिसको मैंने लिख लिया है, ऐड अप कर लिया है। एक कॉस्ट है 2 लाख रुपया, मिड ऑफ द ईयर में बाय हुआ है, मींस 1 मार्च 23 को बाय हुआ है। 1 मार्च 23 को बाय हुआ, इसकी डेप्रीसिएशन आपने कैलकुलेट की 61,500, फिर आप WDV पे पहुँचे 1,38,500, फिर 1,38,500 के ऊपर आपने दोबारा से 0.369 लगाया और आपका फिर डेप्रीसिएशन आई, फिर आप WDV पर पहुँचे, फिर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट की, फिर WDV पर पहुँचे, फिर करंट ईयर आया जिसके अंदर डिस्पोजल होनी थी। डिस्पोजल के अंदर सबसे मुश्किल पेश आती है ना इस वर्किंग की, और लेंथी सी वर्किंग हो जाती है और हम परेशान फिर रहे होते हैं कि आप क्या करें। और डिस्पोजल वो हर जगह पर करेक्शन ऑफ एरर में भी डिस्पोजल ऐड अप कर रहा है और PPE के अंदर भी डिस्पोजल ऐड कर रहा है, तो ये सारी चीज़ इस वर्किंग से उम्मीद है आप वाकिफ़ होंगे। असल में हमें बस इतनी सी वर्किंग चाहिए होती है, ये जो हाईलाइटेड है ये वाले हिस्सा। तो कोई तरीकाकार ऐसा होना चाहिए कि ये वर्किंग बड़ी स्मार्ट सी हो जाए और शॉर्ट हो जाए। कैलकुलेटर ओपन करें और कैलकुलेटर के ऊपर एक छोटा सा काम करें मेरे साथ। मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ ताकि घर वाले बच्चों को भी आराम से समझ लग जाए। मैं 202 लाख ही लिख लेते हैं, ये 2 लाख लिख लिया, ब्रैकेट स्टार्ट करें। 1 - 0.369 है रेट, इसे मल्टीप्लाई करें आप 10/12, फ्रैक्शन बेशक लगा लें, फ्रैक्शन यहाँ से आ जाती है 10/12 और एंटर करें तो आपको एक आंसर मिलेगा और ये जंप इन होके 1,38,500 पर 1 साल बाद की वैल्यू आ चुकी हुई है। फिर दोबारा से एक काम करें, एक और ब्रैकेट स्टार्ट करें। 1 - 0.369, ये अब जो वैल्यू आई है ये 2 साल बाद की आ गई हुई है, 87393 ये वाली। फिर से एक काम करते हैं, बैक जाते हैं और एक और काम कर देते हैं। 1 - 0.369, ये अब 3 साल गुजर गए हुए हैं, 55,145 वैल्यू आ गई हुई है और ये मुझे चाहिए थी अपनी वर्किंग के लिए। मेरे साल के अंदर ओपनिंग WDV विच इज़ बीइंग रिक्वायर्ड। अब ये है क्या, किस तरीके से आ गई है, ये एक छोटा सा फार्मूला है कि आप WDV रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। कॉस्ट इंटू 1 - RT 1 - RT 1 - RT, और कोई शार्प हो स्टूडेंट तो वो एक काम और कर सकता है, वो साल गिने
मसलन 5 × 5 × 5 इज़ इक्वल टू 5⁻³ पहले साल के अंदर मसला आता है। तो आप कैलकुलेटर में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट करके पहले साल के अंदर तो लिखना है क्योंकि उसके अंदर फ्रैक्शन होती है। उसके बाद बाकी साल आप गिने कि कितने हैं, 2 साल मज़ीद हैं तो पावर 2 दें और आंसर ले लें, वही वाला आंसर आ जाएगा। तो इतनी लंबी वर्किंग की बजाय क्या कर लिया करें, थोड़ी सी शॉर्ट वर्किंग कर लिया करें। सीखी होगी कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ स्टूडेंट्स भूल गए होंगे। पेपर में कैसे लिखना है, पेपर में ऐसे ही लिखना है आपने 2 लाख × 1 - 0.369 × 10/12 पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 3 साल हुए। इतनी सी वर्किंग ने कैलकुलेटर पे क्या किया, आपको आंसर दिया। सिर्फ और सिर्फ छोटा सा काम करना है, 3-4 सवाल को पिक करके आपने पुरानी वर्किंग्स को क्या करना है, इस स्टाइल के अंदर करना है। आप आराम से शिफ्ट हो जाएंगे इस स्टाइल के ऊपर। अब डिस्पोजल के अंदर हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं डिस्पोजल की वर्किंग में। एक चीज़ चाहिए होती है WDV ओपनिंग, जो कि आ जाएगी इस तरीके से 2 लाख ज़रब 10 पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, आंसर आ गया। फिर वही वाली चीज़ जो आप आगे चला रहे हैं, अगले साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दें, WDV ओपनिंग इनटू रेट इनटू दिस ईयर का यूजेज, 8 महीने इस साल में चार्ज हुए, और WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल आ गई, जो कि आपको चाहिए होती है फॉर योर जर्नल एंट्री। और ये डेप्रिसिएशन चाहिए होती है कि इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की है उसके लिए। आप यही वाली वर्किंग डायरेक्टली यहाँ पर भी जंप इन कर सकते थे अगर आपको सिर्फ डिस्पोजल की एंट्री करनी हो। मीन्स इसी के अंदर आगे एक और 1 - 0.369 × 8/12 कर देंगे तो आप डायरेक्टली जंप इन कर जाएंगे 41579 पर। कोई यानी कि दरमियान में डेप्रिसिएशन की वैल्यू ना चाहिए हो तो डायरेक्टली जंप इन कर दें, डायरेक्टली WDV कैलकुलेट कर दें। पहला साल और आखिरी साल का ख्याल रखना है, उसके अंदर फ्रैक्शन होगी, मिड ऑफ ईयर में बाय हुआ होगा, मिड ऑफ ईयर में सेल हो रहा होगा। इतना काम आपने करना है। बाकी इससे ज़्यादा रिड्यूस वर्किंग मैं करवाने के हक़ में नहीं हूँ। हो सकती है मींस मैं इसको कैलकुलेट करके लिख दूँ, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अक्सर 20% रेट होता है तो यहाँ पे 1 - 0.2 करते हैं तो 0.8 आ जाता है, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये 0.8 कहाँ से आ गया। हाँ, शार्प स्टूडेंट्स की कोई टेंशन नहीं है, मैंने मेजॉरिटी को टैकल करना है। अच्छा जी, ये वाली बात हो गई। अगला मसला जो स्टूडेंट के अंदर आता है वो आता है रिवर्स बैक वर्किंग में। ये वाला एक क्वेश्चन है, आप लोग अपने अंदाज में अगर 2-3 मिनट लगाएंगे, 4 मिनट लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, और मैं कैलकुलेटर पर डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा। ऑन 30 सितंबर 20 वेरियस आइटम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 5 लाख, किताबों की वैल्यू दे दी है, बुक वैल्यू दे दी है, वाज सोल्ड फॉर 1/20, दीज वर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 17, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, एज्यूम कॉस्ट 100, फिर उसकी डेप्रिसिएशन 100 के ऊपर, फिर अगले साल की डेप्रिसिएशन जोन सी भी आई है, यहाँ पर एक वैल्यू आती है 56%, उसको डिवाइड करते हैं 5 लाख को 56% से, और फिर वैल्यू आती है किसकी, कॉस्ट की। मेजॉरिटी स्टूडेंट, बहुत सारी स्टूडेंट इस तरीके से 100 एज्यूम करके करते हैं। आई डोंट हैव टाइम कि मैं ये वाली वर्किंग करूं, आप खुद करके देख लीजिएगा। फार्मूला एक थोड़ी देर पहले सिखाया आपको, कौन सा, ये वाला। क्या इसमें कॉस्ट है, क्या इसमें WDV भी है, बस यही वाला फार्मूला है। यहाँ पर इसी फार्मूले के अंदर बेशक फिट इन कर दें, कैलकुलेटर से आंसर ले लें,
इसी फार्मूले को अगर रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस्ट एक साइड पे रह जाएगी, ये हिस्सा दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। मींस कॉस्ट इज इक्वल टू WDV डिवाइडेड बाय 1 माइनस RT एंड सो ऑन। कोई चेंज नहीं है। मींस आपने सिर्फ देखना है WDV किस डेट की दी है। यहाँ पर WDV लिखी आपने और फिर यहाँ पर डेट भी लिख लेनी है कि कौन सी डेट की है। ये 30 सितंबर 20 की है। यहाँ से देख के आपने लिखा। अब देखना है कि जी ईयर एंड क्या है। डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। 31 दिसंबर है। 1 अप्रैल 17 को आया मींस और रेट था डेप्रीसिएशन का 12%। आपने कहा 1 माइनस रेट इनटू मंथ्स गिनना शुरू किया आपने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हुए? 9। आपने कहा पहला साल हो गया मुकम्मल। कौन से वाला? 17। 18 मुकम्मल साल है, 18 मुकम्मल लिख दिया। 1 माइनस 0.12। 19 मुकम्मल है, 1 माइनस 0.12। 20 के 9 मंथ्स हैं। आपने कहा अच्छा 20 के 1 माइनस 0.12 इनटू 9/12। ये आप कैलकुलेटर पे लिखना है और कैलकुलेटर से इसका आंसर डायरेक्टली आ जाना है। जिसके ऊपर पहले आपने एज्यूम करना था और जितनी देर में आपने ये वर्किंग करनी है और 4, 5, 6 स्टेप्स की वर्किंग करनी है, उतनी देर में आपने अगले स्टेप्स के ऊपर होना है कैलकुलेट करके। घर में बैठ के थोड़ा सा टाइम लगाइएगा स्टॉप वॉच चला के कि आपने इस स्टाइल से कितने टाइम में किया और दूसरे स्टाइल से कितने टाइम में किया, तो आपको यकीनी तौर पर 2 से 3 मिनट का फ़ायदा होगा। और इसके मार्क्स कोई ख़ास नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चन आगे चल नहीं सकता जब तक फाइंड ना कर लें। अब सर ये तो हो गया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। व्हाट इफ स्ट्रेट लाइन केम? स्ट्रेट लाइन में क्या करते थे? स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट फाइंड करनी हो तो उसके अंदर भी बड़ी आसानी से आप काम कर सकते हैं। फार्मूला यही है। फार्मूला आपका WDV को ही डिवाइड कर दो 1 माइनस रेट इनटू क्यूमुलेटिव पीरियड। क्या फार्मूला है जी? 1 माइनस रेट इनटू टाइम की जगह पर क्या कर देना है? क्यूमुलेटिव पीरियड कर देना है, एंड नथिंग एल्स। आपका ऐसे आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर बेशक करके देख लें। ऑन अक्टूबर 21 वेरियस आइटम ऑफ प्लांट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 7 लाख वर सोल्ड फॉर 90,000। आपने बेच दिए कितने में? 90,000 में बेच दिए। दीज वर परचेज ऑन 1 अप्रैल 16। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 10%। स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रीसिएशन करनी है दिसंबर के हिसाब से और हमें कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल मालूम करनी है ताकि हम जर्नल एंट्री फाइंड कर सकें। अब आपने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। 7 लाख WDV तकसीम 1 माइनस रेट, यहाँ तक तो मसला ठीक है। आगे क्यूमुलेटिव पीरियड मालूम करना है, तो क्यूमुलेटिव पीरियड इस तरीके से मालूम कर लिया करें। 12 पहले साल के कितने महीने? 1 अप्रैल 16, ईयर एंड 31 दिसंबर, 9 महीने। 16 के 9, 17, 18, 19, 20, कितने साल मुकम्मल? 4। कितने साल मुकम्मल? 4। कितने महीने होते हैं 4 साल में? 48 ही होते हैं, जमा 48 मुकम्मल साल, जमा कब डिस्पोज हुआ? अक्टूबर 31 को 10। इस तरीके से क्यूमुलेटिव पीरियड मालूम कर लिया करें। ये शॉर्टेस्ट वे आउट हो गया आपका। ये क्या आ गया? क्यूमुलेटिव पीरियड इन ईयर्स। अब कैलकुलेटर पे आप ये लिखेंगे इसी तरीके से, क्योंकि ये रूटीन की चीज़ है। मैं आपके लिए कैलकुलेटर पर भी लिख कर आपको दिखाऊंगा। आपने फ्रैक्शन ले लेनी है। क्या लिख लेना है? 7 लाख डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.12 इनटू, फिर से फ्रैक्शन ले लें, डिवाइडेड में 12 आना है। टॉप पर क्या जोन सी चीज़ लिखी है वो लिख लें बस।
9 + 48 + 10, टोटल करके लिखना है, टोटल करके भी लिख सकते हैं। इक्वल टू दबाएंगे, आंसर आ जाएगा। ये क्या आंसर आया भाई, साल पूरे लिखें, 7 लाख। चेक करें बच्चों, यही आंसर आता है। देयर आर चांसेस कि मैंने रेट चेंज कर दिया, रेट 10% है। लें जी, 10% रेट के साथ जो आंसर मैंने लिखा हुआ है वही वाला आंसर आ गया हुआ है। आप भी चेक कर लें, अपने पुराने तरीके से भी चेक कीजिएगा और इस नए तरीके से भी चेक कीजिएगा। यकीननी तौर पर आपका टाइम सेव होगा इंशाल्लाह। नोट्स आपको मिल जाएंगे, आराम से इन 3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, 1-2 क्वेश्चंस पास पेपर्स के पिक करें और आंसर देख लें। जस्ट कैलकुलेट करके चेक करना है, अपनी प्रैक्टिस बनानी है। हल्की सी प्रैक्टिस, शिफ्टिंग के अंदर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत अभी की हुई आपको पेपर का टाइम सेव करवा देगी। इट्स अ गारंटी फ्रॉम माय साइड। ये मैंने बनाया है क्यूमुलेटिव पीरियड। लें जी, अब यहाँ पर डेट ऑफ सेल और बुक वैल्यू की डेट सेम नहीं है। पहले क्या था, इसकी हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ सेल और बुक वैल्यू की डेट क्या है, सेम है। 2 डेट्स के ऊपर हमें ये वाली एडजस्टमेंट मिलती है। एक कि हमें बुक वैल्यू दी होती है साल के शुरू की, और डिस्पोजल होती है किसी और डेट की। ये वाला एक्वायर किया था 1 अप्रैल 16 को, वाज सोल्ड फॉर इतने ऑन 30 अप्रैल 21। बुक वैल्यू 1 जनवरी की दी हुई है, बेचा 30 अप्रैल को है। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनकर्ड वाज 5000। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो पैसे आए हैं 34, उसमें से 5000 लेस करके लिख लें। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, कॉस्ट क्या है, मेथड स्ट्रेट लाइन। तो जौन सी डेट है आपकी वो लिख लिया करें, WDV की डेट। उस डेट तक आपने ये वाला क्यूमुलेटिव पीरियड मालूम करना है। बस ये एक क्रूशल पॉइंट है। डेट कब तक की गिवन है, 1 जनवरी। तो क्यूमुलेटिव पीरियड भी कब का बनाना है, 1 जनवरी का। कब खरीदा था, 1 अप्रैल 16। ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर। पहले साल में 2016 में कितने महीने, 9, 17 के 12, 18 के 12, 19 के 12, 20 के 12। ऐसे भी लिख सकते हैं, एक साल के 12 महीने लिख लें और बाद में टोटल करते हुए कैलकुलेटर पे टोटल करते हुए 48 लिख लें, या फिर जस्ट कैलकुलेट कर लें कि कितने साल बन रहे हैं। ये इशू भी आपका हो गया रिजॉल्व के। टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इस वर्किंग के अंदर और हो नहीं पाती। ये स्ट्रेट लाइन के अंदर सारे काम किए हुए हैं, क्योंकि WDV में तो एक ही फार्मूला है, उसकी टेंशन WDV के अंदर नहीं पड़ती। स्ट्रेट लाइन में इसकी समटाइम ज़्यादा हो जाती है। वैसे आप लोगों के लिए ज़्यादा ये वाली है कि 100 से आप एज्यूम करना शुरू करते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं और फिर आंसर आता है। आप यही वाला काम इस फार्मूले में फिट इन करके भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर से आंसर ले लें, जैसे ITA में कैलकुलेटर यूज़ करके आंसर लिया करते थे। लें जी, ये कहानी कौन सी हो गई, शॉर्टकट मेथड्स की। इस शॉर्टकट मेथड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है अकमल ब्रदर्स। अकमल ब्रदर्स के अंदर एक एडजस्टमेंट थी 1 जुलाई 17, मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 40,000 ऑन दैट डेट वाज, ये तो एक्सचेंज की है। मशीन एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 14 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 31,935 ऑन 1 जनवरी 17 वाज सोल्ड फॉर 34,000। ख़रीदा था 1 जनवरी 14 को, बेच और बुक वैल्यू कब की दी हुई है,
1 जनवरी 17, कितने साल गुजरे हैं? 14 पूरा, 15 पूरा और 16 पूरा। कितने साल? 3 साल सिर्फ मुकम्मल गुजरे हैं। और 3 साल मुकम्मल गुजरे हैं तो इसका मतलब है ये वर्किंग बड़ी जल्दी हो सकती है। और इसकी वर्किंग बस इतनी सी है, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। 31,935 तकसीम 1 माइनस रेट पावर 3, 1 माइनस RT, 1 माइनस RT, 1 माइनस RT, 3 थे ना, तीनों को पावर 3 दे दिया, कहानी ख़त्म हो गई। इसकी बस इतनी सी वर्किंग है और एसेट अकाउंट की डिस्पोजल 52,000 आराम से लिखी जाएगी। बजाय इसके कि आप 100 एज्यूम करें, 3 साल की डेप्रिसिएशन निकाल लें, परसेंटेज बनाएं, परसेंटेज बना के फिर कैलकुलेट करके लिख रहे हो, तो सीधा सीधा सा कहानी क्या है, इतनी शॉर्ट सी कहानी है, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आंसर मिल गया तो अब अगला काम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए होती है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उसी के अकाउंट के अंदर कि आपके पास कॉस्ट आ गई है, लेकिन अब डिस्पोजल किस तारीख को हुई है ये देखना है आपने। डिस्पोजल हुई है आपकी 30 अप्रैल को। तो अब आप क्या करेंगे, एक वर्किंग बनाएंगे, जो मैं यहाँ पर वर्किंग बनाई है कि आपको जिसकी ज़रूरत होती है, ये वाली वर्किंग, ये WDV ओपनिंग, डेप्रीसिएशन एंड WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, ये मस्ट वर्किंग समझ लें कि ये बनानी है। आप ये वाली वर्किंग बनाएंगे और फिर ये आ गई WDV ओपनिंग, यही वाला ही है, कोई दूसरी है, ये वाला एसेट तो नहीं है। चले मैं यहाँ पर बनाता हूँ आपके साथ ही। WDV ओपनिंग हमें गिवन की हुई है 31,935, ये आपने ये पिक किया और लिख दिया 31,935। आपने कहा डेप्रीसिएशन 31,935 के ऊपर रेट क्या था बच्चों, 15% था, 0.15। कब डिस्पोज ऑफ किया, कितने महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, अप्रैल था गालिबन, 30 अप्रैल, 4 महीने बाद, इनटू 4 तकसीम 12, कितनी डेप्रीसिएशन आई जी, 1596। और WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल कितनी आ गई, $30,339। अब आपको चाहिए होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, जो कि होती है कॉस्ट माइनस WDV। ये फार्मूला चलता है हमेशा आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। कॉस्ट आपने मालूम कर लिया 52,000 और ये वाली आ गई WDV 30,339 और अब आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। डन, ये यहाँ पर लिखी हुई है 30,338 या 30,339। ये आपने की तो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी फाइंड होकर आ गई। चाहे आपको डेप्रिसिएशन मालूम करनी हो, चाहे आपको क्या मालूम करना हो, कॉस्ट, चाहे आपको जर्नल एंट्री पास करनी हो, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये इस तरीके से आराम से जल्दी जल्दी आ सकती है। ठीक हो गया बच्चों? लें जी, एक दूसरा तरीका ये भी है कि ये WDV ओपनिंग है, ये WDV क्लोजिंग है। वही वाला फार्मूला, WDV 1 साल की, WDV क्लोजिंग इज इक्वल टू WDV ओपनिंग इनटू 1 माइनस RT। WDV 31,935 इंटू 1 माइनस 0.15 इंटू 4/12। ये आपकी आ गई 30,338
और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। तो ये एक और तरीक़ाकार ये भी है कि आप जल्दी जल्दी इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। जो पेपर में दिमाग में आ जाए, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो हो जाएगा, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी वो नहीं होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है बस आपने। नेक्स्ट बारी आती है आपकी एक्सचेंज की, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। एक्सचेंज ऑफ एसेट में भी मेजर मसला है कॉस्ट डिटर्मिनेशन का, कि कॉस्ट क्या लेनी है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या होगी। तो उसके 2-3 रूल्स हैं। रूल पहली चीज़, हमेशा बेस करनी है ओल्ड एसेट को। किसको बेस करना है? ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू अगर क्वेश्चन में है तो वो ही बेस होगी। फिर न्यू एसेट की फेयर वैल्यू गिवन भी है तो वो बेस नहीं होगी। उसकी बेसिस के ऊपर रूल ये बना कि अगर तो हम एसेट है और कोई कैश पे कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, जो ओल्ड एसेट है उसमें कैश पेड ऐड कर देना है। अगर आपको फेयर वैल्यू नहीं पता नए एसेट की, यहाँ पर लिखा होता है फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड इज मोर रिलायबली मेजर्ड, ज़्यादा बेहतर तौर पर ओल्ड की मिल सकती है, नई का इसका मतलब है नहीं पता। तो तब क्या रूल है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। अगर मुझे दोनों का पता है, नई का भी पता है और ओल्ड का भी पता है, इसके अंदर लिखा होगा फेयर वैल्यू ऑफ बोथ न्यू एंड ओल्ड एसेट आर मोर रिलायबली मेजर्ड, मीन्स दोनों का पता है। स्टिल बेस क्या होगी आपकी, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट ही बेस होगी। आपने ओल्ड एसेट कोई बेस बनाना है, उसमें कैश पेड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे ऐड कर देना। आपको सिर्फ और सिर्फ नए एसेट की फेयर वैल्यू का पता है, ओल्ड का नहीं पता, तो अब मजबूरी है। वो है ना, मजबूरी में हम कर रहे हैं, तो फिर मजबूरी है। ओनली फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट नोन, इसमें लिखा होगा फेयर वैल्यू ऑफ न्यू इज मोर रिलायबली मेजर्ड, मीन्स ओल्ड का नहीं पता। दोनों की दी हुई है और साथ ये लफ्ज लिखा हुआ है फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर रिलायबली मेजर्ड, मीन्स ओल्ड का पता ही नहीं है, वो अवेलेबल ही नहीं है, भले लिखी हुई है, भले नजर आ रही है आपको। इसमें आप फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट बेस कर लेंगे। फेयर वैल्यू मिल रही हो तो कहीं और नहीं जा सकते हैं। अगला केस है कि फेयर वैल्यू मिल ही नहीं रही, है ही नहीं, दोनों की नहीं है। लिखा होगा दोनों की एसेट की फेयर वैल्यू नॉट रिलायबली मेजर्ड, फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर न्यू नॉर ओल्ड इज मोर रिलायबली मेजर्ड, दोनों का नहीं पता। या फिर लिखा हो ट्रांजैक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस, मींस कमर्शियली डील नहीं हुई, दोस्ती यारी में डील हुई है, या फिर जबरन डील हुई है। दोस्ती यारी में भी डील कमर्शियली नहीं होती और जबरन डील भी कमर्शियली नहीं होती। दो दोस्त थे, आपस में बैठे हुए थे, यार तुम्हारा मोबाइल बहुत अच्छा है, हाँ यार मुझे तो तुम्हारा अच्छा लगता है, यार ऐसा करते हैं एक्सचेंज कर लेते हैं। ये क्या है, ये कमर्शियली नहीं है। दूसरी साइड पर दोनों दोस्त उठते हैं, डील करनी है, जाते हैं चलो यार हाल रोड चलते हैं, रेट लगवाते हैं, चलो यार वी सेंटर चलते हैं, रेट लगवाते हैं। कराची वाले अपनी मार्केट जो भी होगी वहाँ पर जाते हैं और रेट लगवाते हैं। 2-3-4 दुकानदारों से रेट लगवाया, दोनों को एक रेट पता चल गया कि यार इसकी वैल्यू एवरेज ये है, इसकी एवरेज ये है। अब दोनों मार्केट पार्टिसिपेंट्स नॉलेजेबल हो गए, विलिंग हो गए और अब एक्सचेंज करना चाहते हैं। एक ने कैश देना है डिफरेंस का, जब कैश देंगे तो ये क्या हो गई, कमर्शियल डीलिंग हो गई। डन। तो ये है ट्रांजैक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस और नॉट कमर्शियल सब्सटेंस की बात।
इस केस के अंदर अब हमारे पास फेयर वैल्यू ना तो ओल्ड की है ना ही न्यू की है, लिखी भी हो तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज़ लिखा हुआ है नाइदर रिलायबली मेजर्ड, मीन्स दोनों सही नहीं है। तो फिर क्या करना है, तब आपने जो सी चीज़ अवेलेबल है उसको यूज़ करना है, जो कि किताबों की वैल्यू है, बुक को वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड। अब एक बंदा कैश पे कर रहा होगा तो दूसरा बंदा कैश रिसीव कर रहा होगा ना, दो दोस्त हैं तो एक पे कर रहा है दूसरा रिसीव कर रहा है और दोनों एक्सचेंज भी कर रहे हैं, तो एक की किताबों में कैश पे आ रहा होगा तो दूसरे की किताबों में कैश रिसीव आ रहा होगा। कैश रिसीव आ रहा हो तो बस जो सी भी वैल्यूज़ हैं जो यूज़ की हैं उनमें से लेस करना होता है कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव की ट्रांजैक्शंस कम नज़र आती हैं, जो हिस्ट्री में पास पेपर हैं वो कम नज़र आती हैं। लें जी, एक छोटी सी मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री है। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट 50,000 है और जो एसेट गिवन है उसकी 27,000 है। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज़ मोर रिलायबली मेजर्ड, इसका मतलब क्या होगा, ओल्ड का पता भी नहीं है, लिखा हुआ दोनों की फेयर वैल्यू लिखी हुई है ना, दोनों की गिवन है दोनों की, लेकिन आगे क्या लिखा है, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू इज़ मोर रिलायबली मेजर्ड, मीन्स पुरानी की पता ही नहीं है। लिहाजा क्या करेंगे आप, एसेट न्यू 50,000 चूज़ करेंगे, उसकी नई की फेयर वैल्यू अवेलेबल है, आप एसेट डेबिट 50 के साथ कर देंगे। पुराना एसेट जिसकी एसेट गिवन है वो उसकी तो फेयर वैल्यू थी ऊपर दी हुई है, उसकी कॉस्ट भी और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी। 40/13 लिखा आपने और कैश पे करना पड़ा। अब कैश कितना पे करना पड़ा वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, 18,000 कैश पे करना पड़ा। बैलेंसिंग अमाउंट क्या आएगी आपकी, या गेन आएगा या लॉस आएगा। इसका शॉर्टकट तरीकाकार वो ये है कि पुराने एसेट को वैल्यू कितनी लगी, जिसे हम ट्रेड इन अलाउंस भी बोल देते हैं कि पुराने एसेट को वैल्यू कितनी लगी, तो उसके ज़रिए भी आ सकता है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट न्यू 50,000, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ओल्ड 25,000, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड इज मोर रिलायबली मेजर्ड। अब क्या करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड लेंगे 25, उसमें कैश पेड 18 ऐड करेंगे और क्या लिखेंगे 43 एसेट न्यू डेबिट करेंगे, बाकी चीज़ें सेम है। तीसरी चीज़, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज 48, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड 26, बोथ एसेट आर मोर रिलायबली मेजर्ड। अब भी बेस क्या होगी, ओल्ड की ही बेस होगी। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड को पिक करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ 26, उसमें 18 कैश पेड ऐड करेंगे और वैल्यू लिखेंगे एसेट न्यू की। चौथी चीज़, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट 45, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट 28। आगे लिखा हुआ है कि बोथ एसेट्स फेयर वैल्यू इज नॉट रिलायबली मेजर्ड, मीन्स दोनों का ही पता नहीं है। या फिर लिखा हो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू एसेट इज नॉट नोन, या फिर लिखा हो ट्रांजैक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस, कमर्शियली डील नहीं हुई। तब भी क्या करना है, तब बुक वैल्यू को यूज़ करना है, इसमें कोई गेन लॉस नहीं आएगा। बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड 27 प्लस कैश पेड करेंगे तो बस एक एक्सचेंज हो गया, कोई गेन लॉस नहीं हुआ। दो दोस्तों ने इकट्ठा बैठ के जब कोई डील करेंगे कोई गेन लॉस होगा नहीं होगा, एक एसेट गया दूसरा एसेट आ गया। तो ये हैं रूल्स, इस रूल को इस क्वेश्चन पर अप्लाई करें जो अभी थोड़ी देर पहले देखा आपने। अकमल ब्रदर्स, machine having fair value of 40 on that date was exchanged for a new machine. The balance of the purchase price was paid through a check of 80,000, cash paid आ गया। The list price of the new machine is
130, क्या लिस्ट प्राइस उसकी फेयर वैल्यू ही होती है? क्यों बच्चों, फेयर वैल्यू होती है। ओल्ड मशीन हैज़ बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 65,000, ख़रीदी थी इतने में, अब एक्सचेंज हो रहा है तो रूल बेस करेगा फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड पर। क्या हमने कैश पे किया? क्या हमारे पास फेयर वैल्यू भी अवेलेबल है ओल्ड की? बिल्कुल है। न्यू की फेयर वैल्यू को क्या करेंगे? साइड पर करेंगे, और हमारी वैल्यू कौन सी बन जाएगी? 40 जमा 80 कैश पेड। एसेट ड्यू की वैल्यू 120 हो जाएगी, 1,20,000 हो जाएगी, ना कि 1,30,000। बाकी ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये वाले फार्मूलाज आपके काम आएंगे। वही जो बात मैंने की थी अब्बास लिमिटेड और गेम्स लिमिटेड के 2 क्वेश्चंस, जब आपका दरमियान में चेंज इन एस्टीमेट भी आ जाता है तो ये वाले फार्मूलाज थोड़े से चेंज होके यूज़ होंगे, आपका काम इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगा। ये रिवर्स बैक के जो सिखाए हैं वो वाले फार्मूलाज लिखे हुए हैं। चेंज इन एस्टीमेट अगर आ जाता है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आता है और आपको नया डेप्रीसिएशन रेट मालूम करना पड़ता है, जो कि एक आधे रीसेंट पेपर में भी आया हुआ है, तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम नया रेट भी निकल कर आ जाएगा। है क्या फार्मूला? 1 माइनस पावर में जहाँ पर n लिखते होते हैं यहाँ पर रिमेनिंग लाइफ लिखनी है आपने। जहाँ पर आप कॉस्ट लिखते होते हैं, रेजिडुअल वैल्यू लिखते हैं, वहाँ पे नई रेजिडुअल वैल्यू लिख देनी है, और जहाँ पे आप कॉस्ट लिखते होते हैं वहाँ पे WDV लिखनी है जब आप एस्टीमेट चेंज करते हैं। बस इतना सा काम करना है। लाइफ की जगह रिमेनिंग लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू में रेजिडुअल वैल्यू हुई, कॉस्ट की जगह पर न्यू WDV जब एस्टीमेट चेंज हो। एक चेंज आई हुई है जो कि पिछली दफ़ा बुक में आई, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। एक ज़माने में हम जिस किस्म की मर्ज़ी टेस्टिंग हो वो एडअप कर दिया करते थे। सैम्पलिंग के ज़रिए भी टेस्टिंग हो, सैंपल भेज देते थे, सैंपल की कॉस्ट आती थी वो हम ऐड कर दिया करते थे। नाउ नो मोर। टेस्टिंग सैम्पलिंग की होगी तो नहीं करना। सैंपल टेस्टिंग अगर दी होगी तो आपने सैंपल कॉस्ट को, सैम्पलिंग के रेवेन्यू को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। ये चेंज आई थी आपकी ऑटम 23 की जो बुक थी या जो स्प्रिंग 23 की बुक थी उसके अंदर एडअप की थी उन्होंने। जनरली स्टैंडर्ड 2021 में चेंज हो गया हुआ था, उसकी एप्लीकेशन के हिसाब से जब बुक चेंज हुई तो फिर ये चीज़ें अप्लाई हो गई। उससे पहले अब अगर कोई पुराने क्वेश्चन उठाकर देखेंगे वहाँ पर क्या आ रहा होगा, सैम्पलिंग कॉस्ट ऐड हो रही होगी। ओरिजिनल बुक, ओरिजिनल आंसर देखेंगे तो अब के हिसाब से वो सारे आंसर क्या हो चुके हुए हैं, गलत हो गए हैं। तो ये चेंज है, इसको पल्ले बांध लें। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है और उन्होंने इस तरीके से पढ़ा हुआ है कि सैम्पलिंग कॉस्ट वो ऐड कर दिया करते थे। तो सैंपल अगर भी आ रहा होगा क्वेश्चन के अंदर तो ये शामिल नहीं करना। अगर खाली लिखा हो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग तो क्या ऐसा हो सकता है कि जी आपने इंजीनियर बुलाया हो और उसने आके टेस्टिंग की हो। अब एक प्लांट है, उसकी पता नहीं कितनी मशीनरी के अंदर गरारियाँ हैं, कितने पेच हैं, कितने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर्स हैं, तो वो जब आके टेस्ट करेगा तो फिर डेफिनेटली वो वाली कॉस्ट में आप सैंपल नहीं बना रहे, तो वो वाली कॉस्ट फिर शामिल होगी। जस्ट सैंपल वाली चीज़ उसने क्या किया है, एक्सक्लूड किया है कि इससे तो हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम हुई। सैंपल बनाने की कॉस्ट जो है ये तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक हिसाब से पार्ट बन गई, तो आपने ये वाली चीज़ शामिल लॉजिकली नहीं करनी। तो ये स्टैंडर्ड में एक चेंज थी।
इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम एंड रीस्टोरिंग। हमने कोई एसेट लगाया हुआ है, उसको हमने रीस्टोर करना है, उसको उखाड़ना है, उखाड़ कर दोबारा से सही करनी है लैंड को। ये डिसमेंटलिंग की कॉस्ट होती है, इसको हमने प्रेजेंट वैल्यू पे लेना होता है। फ्यूचर की कॉस्ट है, इनकर होनी है 4 साल बाद, 10 साल बाद। यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू दी हुई है 4 लाख रुपया और आपको एक डिस्काउंट रेट दे दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जब आपने एसेट बाय किया है या फिर ये अवेलेबल फॉर यूज़ हुआ है, उस वक्त की डेट के ऊपर लेकर आना है, क्योंकि तमाम कॉस्ट यहाँ की हैं। ये वाली एक कॉस्ट है डिसमेंटलिंग की, ये वाली कॉस्ट फ्यूचर की है। अगर तो उसने प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है या कुछ नहीं बताया हुआ, कोई डिस्काउंट रेट वगैरह नहीं दिया हुआ, तो तब तो हम चुप करके ऐड अप कर देंगे। लेकिन अगर उसने डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू एक बताई हुई है, तो फिर हम प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का तरीकाकार वही वाला पुराना ही है जो कि आपने पढ़ा हुआ है, ये वाला। 4 लाख लिखेंगे और एक अदद रेट लेंगे और 10 साल 8 साल बाद 8 इयर्स गुजर गए, उसके बाद डिसमेंटलिंग होना है तो -8 करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी वो आप ऐड अप कर लेंगे। और जो इम्पोर्टेंट कॉस्ट्स हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। सेटलमेंट डिस्काउंट, ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना। ट्रेड डिस्काउंट तो लेस किया ही करते थे। कल आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाई थी, यहाँ पर और मैंने कहा था इसके ऊपर बात होगी। ये पिछली दफ़ा भी आया था, ऐसे ही आया था और अब भी आया है कि सेटलमेंट डिस्काउंट विल बी ट्रीटेड एज अ डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेंट्री। डन हो गया। इंस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एट अदर इनकम, ये अदर इनकम के तौर पर नहीं लिखा जाना। ये कहाँ पे जाना है, एसेट की कॉस्ट में से लेस हो जाना है। वापस आते हैं जी। किधर थे हम, सेटलमेंट डिस्काउंट के ऊपर थे। तो सेटलमेंट डिस्काउंट में होगा क्या, आप अपने एसेट की कॉस्ट बना रहे होंगे और ये वाला सेटलमेंट डिस्काउंट इनवॉइस वैल्यू के ऊपर भी हो सकता है और आपकी जो वैल्यू है लिस्ट प्राइस, उसका भी रिलेशन दिया होगा कोई ना कोई, जिससे रिलेट किया होगा उसकी परसेंटेज बना के आपने लेस कर देना बस। बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रेड डिस्काउंट लेस करते थे, कोई चेंज नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट्स, सब्सिडी, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये क्या हो जानी है, लेस हो जानी है और बाकी चीज़ें ऐड होनी है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई और एसेट यूज़ होता है इस नए एसेट के लिए, तो उसकी डेप्रीसिएशन भी एसेट का पार्ट बन जाती है। रूटीन में एंट्री पास किया करते थे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। हम एज्यूम करते हैं कि ये 12 की हो रही थी, डन। लास्ट ईयर ऐसा हुआ इसकी डेप्रीसिएशन। अब करंट ईयर के अंदर ये वाला एसेट इस्तेमाल हुआ, 8 महीने इस्तेमाल होता रहा कहाँ पर, दूसरे एसेट में, और 4 महीने इसने रूटीन का काम किया। तो अब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन तो क्या होगी, 12 की। पीपीई को आप डेबिट कर देंगे 8 से और बाकी का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर देंगे। मींस जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमने सिर्फ उसको क्या कर दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया एंड नथिंग एल्स।
तो ये इससे रिलेट कर रही है। सेम थिंग है कि आपका एम्प्लॉई जो कोई काम करे, कोई इंस्टॉलेशन करे, कोई इंजीनियर ने इंस्टॉलेशन की है तो उसकी जो सैलरी है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती थी। अब उसको भी क्या कर लेंगे, जैसे ये डेप्रीसिएशन किया उसी तरह से इसको भी आप कैपिटलाइज कर लेंगे, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। सैलरी एज्यूम कर लेते हैं, सैलरी थी कितनी बंदे की, 1 महीने की सैलरी थी 10, उसने भी 8 महीने काम किए, तो 8 महीने की सैलरी कहाँ पर जाएगी, पीपीई को। और 4 महीने की सैलरी किधर जाएगी, ले जी, सैलरी एक्सपेंस ही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनाने की बजाय आपने क्या कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बना लिया, अगर उसने एम्प्लॉय ने काम किया है उस एसेट में। तो ये 2-3 चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट हैं जो कि रूटीन की नहीं है लेकिन एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती हैं। कौन कौन सी पार्ट कभी भी नहीं बनानी, ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी पार्ट नहीं बनानी। जितना मर्ज़ी हैवी किस्म का एक्सपेंडिचर हो जाए, ट्रेनिंग जितनी मर्ज़ी आपने महंगी करवा ली, 100 मिलियन का एसेट था, 40 मिलियन की आपने क्या करवा दी, ट्रेनिंग करवा दी, ये ट्रेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है। रीज़न क्या है, एम्प्लॉय कभी भी छोड़कर जा सकता है, छोड़कर किसी और जगह पर भी जा सकता है और छोड़कर अल्लाह मियाँ के पास भी जा सकता है। तो सबको नहीं ऊपर पहुंचाना हमने, लेकिन छोड़कर जा सकता है। सैंपल प्रोड्यूस की कॉस्ट कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट अब नहीं रहेगी। बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, डिस्पोजल, रीवैल्यूड एसेट की डिस्पोजल। नॉट येट टेस्टेड, जब से आई है तब से टेस्ट नहीं हुई, जब से शामिल हुआ है तब से टेस्ट नहीं हुआ, मींस टेस्ट होने के फुल फ्लैज चांसेस हैं। जब तक ये आता नहीं है तब तक ये चांसेस इसके फुल फ्लैज हैं। और मेरे नज़दीक मेरे ख्याल में पिछली दफ़ा भी ये चांसेस थे और इस दफ़ा भी चांसेस हैं, और जब तक नहीं आएगा ये चांसेस फुल फ्लैज मौजूद रहेंगे। 1 या 2 या 3 सवाल जितने भी हैं वो सारे करने चाहिए। ज़रा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसकी वर्किंग का स्टाइल हर बंदे का अपना होता है, मेरा ज़रा सा डिफरेंट है। मुझे स्टूडेंट से 2-3 फीडबैक्स चाहिए। डिस्पोजल की डेट के ऊपर आपको चाहिए क्या क्या कुछ होता है रीवैल्यूड एसेट का, पढ़ा हुआ है सबने, क्या क्या कुछ चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, व्हाट यू नीड। जर्नल एंट्री पास करनी है आपने, सिर्फ जर्नल एंट्री, मुझे जर्नल एंट्री बनवा दें, आगे काम मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह। लो जी, जब मैं जर्नल एंट्री पूछ लेता हूँ तब तो हवाइयाँ ऊपर से पता नहीं किधर चले जाते हैं कि यार जर्नल एंट्री, और हम तो अकाउंटेंट हैं और हमसे जर्नल एंट्री पूछ ली है, ये तो गलत बात हुई ना। कोई ना कोई कैश डेबिट होगा जी, कोई ना कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट होती है, कोई ना कोई एसेट होगा, एसेट की अब डिस्पोजल करनी है तो रीवैल्यूड अमाउंट होगी उसकी। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कब से लेकर कब तक की होगी, डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से लेकर डेट ऑफ सेल तक, या डेट ऑफ डिस्पोजल लिख दूं। ये शॉर्ट वर्ड्स यूज़ इस्तेमाल किए हुए आप लोगों ने, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ दोबारा से, डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल्स तक। कुछ बच्चों ने सिर्फ इसको पढ़ना है, डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से लेकर डेट ऑफ सेल तक। डन। डॉलर से लेकर डॉस तक। और यार
सही हो जाना भाई। डन, यही होता जी। बाकी का बैलेंस क्या आएगा, गेन या लॉस, यही चीज़ें चाहिए आपको। आपको इसका मतलब है एक एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट चाहिए जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है, यही चाहिए हो गई। एक आपको चाहिए होगी उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, जब से ये पिछली रिवैल्यूएशन हुई है तब से लेकर डेट ऑफ सेल्स तक। ये दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। ये चीज़ें मिलती कब हैं? ये चीज़ें मिलती हैं जब भी लास्ट रिवैल्यूएशन हुई हो, डिस्पोजल से पिछली रिवैल्यूएशन हुई हो तब मिलती हैं, और कोई डेट नहीं है, यही वाली है। तो मेरा स्टाइल थोड़ा सा काम करने का ये है कि मैं अपनी वर्किंग को इस डेट पर तोड़ देता हूँ दो हिस्सों में। ऐसे एसेट्स जो आगे चलने वाले हों और ऐसे एसेट जो फ्यूचर में जाके डिस्पोज ऑफ हो जाने वाले हों। कहाँ पे तोड़ देता हूँ? डिस्पोजल से पिछली रिवैल्यूएशन पर। अब आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि जनाब के क्वेश्चन के अंदर कोई डिस्पोजल तो नहीं है रीवैल्यूड एसेट की। लिखा हुआ है 30 जून 15 पर एक बिल्डिंग बेच दी गई है 80 मिलियन की। बेच दी गई, डन हो गया, बिक गई। 30 जून 15 से पिछली रिवैल्यूएशन डेट क्या है? क्या 1 जनवरी 15 ही है? डन। आपने बस हाईलाइटर साथ लेके जाना है, इसको हाईलाइट कर लेना है। हाईलाइटर साथ लेके जा सकते हैं ना? लाओ है कि नहीं? किसी को पता हो? नहीं लाओ है? पक्की बात है। मैं अपने ज़माने में तो हाईलाइटर साथ लेके जाया करता था और मुझे अलाउ था। कई स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ और वो कहते हैं हाँ जी सर अलाउ है। किसी ने खींचा कभी लेके गए हो? आंसर शीट पर कौन बोल रहा है लिखने को? वो मैं क्वेश्चन पेपर पे हाईलाइट करने का बोल रहा हूँ। अलाउ है, अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। रूटीन में पढ़ते हुए बुक के ऊपर वही वाला काम करें जो आपने पेपर में जाके करने। खुदारा बुक साफ सुथरी ना रखा है, खुदारा पूरा सेशन गुजर जाता है, बुक खोल के देखते हैं ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल नई नई अभी तो खरीदी है। मैं कभी आपको अपनी बुक दिखाऊं तो आपको लगेगा यार अच्छा ये वाला पेज नहीं पढ़ा था, इस वजह से हाईलाइट नहीं हुआ था। मेरे पास अभी भी पुरानी बुक्स पड़ी हुई हैं, हाँ अभी भी पड़ी हुई हैं, मैं दिखा सकता हूँ। लिट ही पता चलता था, मुझे पता चलता था अच्छा मैंने ये वाला पेज नहीं पढ़ा यार, वाकई नहीं पढ़ा। हर पेज में, हर पास पेपर में कोई एक अदद एडजस्टमेंट ऐसी होती है जो देखने वाली होती है पेपर में जाने से पहले। और जब हमने वही हाईलाइट ही नहीं की हुई, हमने कहाँ से उसको देखना है? कोई पॉइंट आउट नहीं किया, कोई स्टार नहीं लगाया कि यार ये देख लेना। और रिवीजन करते हुए भी उसमें से भी कोई 2-4 पॉइंट्स देखने होते हैं। मसलन यही सवाल है तो मैंने इसमें से क्या देखना है मेजरली? मैंने इसमें डिस्पोजल की एडजस्टमेंट देखनी है, बाकी तो वर्किंग मुझे रूटीन में इतनी कर करके आती है और तो कुछ नहीं देखना मुझे। तो उस चीज़ को हाईलाइट करके रखा करें। अभी भी बहुत वक्त है, बहुत टाइम है। खुदारा अकाउंटिंग पढ़ लें, क्या कर लें? पढ़ लें, पढ़कर समझ लें। मैं जब किया करता था ना, मैंने ड्यूरिंग आर्टिकल सेल्फ स्टडी से किया हुआ है कैफ या सी एंटर। मेरे पास टाइम नहीं हुआ करता था लिखने करने का। मैं कंप्लीटनेस इंश्योर करता था। कैसे? जितने भी पास पेपर होते थे, 1 या 2 किए, 3 किए, 5-7 पास पेपर को पढ़ा। उसमें से जो मुश्किल लगा, जो सी मुश्किल चीज़ है उसको कर लिया, बाकी सारी तो वही रूटीन की चीज़ें जा रही हैं। जो मुश्किल एडजस्टमेंट है उनको पढ़ लिया। अब अगला मसला आपके लेवल पर यह है, स्टडी टेक्स्ट के अंदर से एक एग्जाम्पल होती है, उसको पिक किया जाता है, उसके कॉन्सेप्ट को पिक किया जाता है और उसमें से पेपर बना दिया जाता है। और हम कहते हैं ये तो हमने ये चीज़ तो पढ़ी नहीं है। टीचर कहता थक जाता है कि जनाब इज़्ज़त माब 2 काम कर लेने हैं आपने, पास पेपर इंश्योर कर लेने हैं
और दूसरे स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल्स पढ़ लेनी है, कम से कम पढ़ लेनी है। अब मैं एक टीचर हूँ, मैंने 100 लेक्चर पढ़ाने हैं, मेरी एक लिमिटेशन है डिस्कशन करने की भी क्लास में, और हर टीचर की एक लिमिटेशन है, ठीक। अब सारी एग्जाम्पल्स एक एक करके डिस्कस नहीं की जा सकती। एक चैप्टर में 60 एग्जाम्पल्स हैं, तो सोचें क्या मैं 60 एग्जाम्पल्स डिस्कस कर सकता हूँ? क्लास में पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या स्टूडेंट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ना 10 सवाल करें, उसी टाइम के अंदर 20-25 एग्जाम्पल्स पढ़ छोड़ें। पढ़ने से क्या होगा? कंप्लीटनेस इंश्योर होगी, एंड विच इज द की टू पास। बात समझ लग गई? अभी भी बहुत वक्त है। माजरत, जरा जोश में आ गया था मैं, ठीक है। चलें जी, अब आपने रीवैल्यूएशन शुरू करनी है। आपकी एसेट की कॉस्ट कितनी है? 300 मिलियन। लाइफ इसकी 20 साल है। ये पहली रीवैल्यूएशन हुई इसकी 323 पर, दूसरी हुई 252 पर। मैं वर्किंग को कहाँ पर जाकर तोड़ूंगा? 1 जनवरी 15 पर। कैसे टूटनी है, क्या करना है, वो मैं अब समझाने लगा हूँ। आप, मेरा ख्याल है इस वर्किंग से तकरीबन सारे स्टूडेंट्स वाकिफ़ हैं, नहीं तो मैंने कल थोड़ी सी डिस्कस की थी, आज दोबारा से थोड़ी सी डिस्कस कर देता हूँ। आपने एसेट की कॉस्ट लिखी बिल्डिंग, डेप्रीसिएशन की 300 माइनस 0 डिवाइड बाई 20। ये -0 लाजमी लिखा करें रेजिडुअल वैल्यू का। 300 माइनस 0 डिवाइड बाई 20। क्यों कह रहा हूँ? कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर रेजिडुअल वैल्यू चेंज भी हो रही है, पियानो लिमिटेड और सूकी लिमिटेड। ये 2 क्वेश्चन हैं जिसमें चेंज इन एस्टीमेट भी आ रहा है। तो अगर आपकी आदत एक बन गई होगी रेजिडुअल वैल्यू को नहीं लिख रहे, तो फिर क्या होगा? जब आ जाएगी तो फिर आप पर खुद परेशान होंगे। लेकिन अगर आपकी वर्किंग का स्टाइल ऐसा है कि आपने हर चीज़ याद रखने के लिए लिखी हुई है, तो फिर आप उसको लिखेंगे। आप 285 पर पहुंच गए। 285 पर जाके आपने कहा कि मैंने तो रीवैल्यू कर दिया है 323 पर। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन के वक्त एक इम्पोर्टेंट काम करना होता है इस वर्किंग के हिसाब से, कि आपने यहाँ पर एक लिखना होता है रिमेनिंग लाइफ। आपका रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ, आपने एसेट डेबिट किया, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट किया। इस पेज के ऊपर, इस वर्किंग के अंदर तमाम जर्नल एंट्रीज मौजूद हैं। एसेट की नेचर क्या होती है बच्चों? कल बताई थी। और रीवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस की नेचर, प्रॉफिट की नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है। इस कॉलम की नेचर क्रेडिट है। तमाम जनरल एंट्रीज यहाँ पर मौजूद हैं। पहली एंट्री एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, दूसरी एंट्री डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। WDV की कोई एंट्री नहीं होती है। फिर हमने एंट्री पास की एसेट डेबिट हो रहा है, बढ़ रहा है, मीन्स डेबिट है, बढ़ रहा है। रीवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ रहा है, मीन्स ये क्रेडिट है। वही वाला रूल जो डेबिट में डेबिट ऐड और क्रेडिट लेस, और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड और डेबिट लेस के तहत आराम से जनरल एंट्री यहाँ पे होती है। फिर आपने काम किया, यहाँ पर जो रिमेनिंग लाइफ फाइंड की थी वो इम्पोर्टेंट है। बाज़ औक़ात मिड ऑफ द ईयर में एडिशन होती है, तो उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पे रिमेनिंग लाइफ कितनी बनती है जी? 20 में से 1 साल गुजर गया, आई थिंक सो 20 साल लाइफ थी, और 1 साल गुजर गया, बाकी रह गई लाइफ 19। डेप्रीसिएशन आपने 19 के हिसाब से की, आप WDV पर पहुंच गए। आपने इसकी एंट्री पास की। इसकी एंट्री क्या होती है? रीवैल्यूएशन सरप्लस ब्रैकेट में आ रहा है, मींस कम हो रहा है, और क्रेडिट में से डेबिट क्या होता है? लेस होता है, मींस रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट है, एंड रिटेन्ड अर्निंग इज क्रेडिट। रीवैल्यूएशन लॉस, नेक्स्ट रीवैल्यूएशन किया आपने, अब ये 252 पर गिर गया, 252 पर। यार
अब जब आपने एंट्री पास करनी है तो तब क्या करना है? वैसे एक रीवैल्यूएशन के वक्त एक एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, याद है जी? ये वाली एंट्री यहाँ पर से कैसे मिलेगी? एक रीवैल्यूएशन अमाउंट और इससे पिछली रीवैल्यूएशन अमाउंट के दरमियान में जितनी डेप्रिसिएशन आ रही हैं उनको इकट्ठा कर दो तो वो क्या बन जाएगी? जर्नल एंट्री बन जाएगी, दो रीवैल्यूएशन के दरमियान में। तो अभी हर साल बाद हो रही है, लिहाजा एक ही आ रही है। अगर 2 साल बाद होगी तो 2 आ रही होंगी, उन दोनों को इकट्ठा करके उसकी एंट्री पास होगी। अब एसेट हुआ कम 54 से, मैंने एंट्री पहली पास की है यहाँ पर 17 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। अब मुझे इस एंट्री को पास करना है। एसेट कम हो रहा है, मीन्स एसेट को क्या कर दूँ मैं? क्रेडिट कर दूँ। रीवैल्यूएशन कम हो रहा है, मीन्स रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्या कर दूँ? डेबिट कर दूँ। प्रॉफिट कम हो रहा है, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दूँ। नेचर के हिसाब से एंट्री। नेक्स्ट आपने डेप्रिसिएशन की और आप पहुंच गए कहाँ पर? 31 दिसंबर 14 पर। आपने रीवैल्यूएशन भी कर छोड़नी है। रीवैल्यूएशन भी आपने कर दी 272, 1 जनवरी 15, रीवैल्यूएशन सरप्लस 17 बन गया और प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं। अब ये वाला एसेट डिस्पोज ऑफ होने जा रहा है फ्यूचर में। क्या सारे एसेट डिस्पोज ऑफ होने जा रहे हैं या कोई एक इसमें से जा रहा है? आपके पास टोटल 4 बिल्डिंग्स थी, आपको एक एसेट की डिस्पोजल की एंट्री पास करनी है और आपको उसकी क्या क्या कुछ वर्किंग चाहिए, आपको उसकी रीवैल्यूड अमाउंट चाहिए, आपको उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, आपको उसकी बाद में एक एंट्री होती है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, आपको डिस्पोजल के टाइम पर रीवैल्यूएशन सरप्लस भी चाहिए कि कितना बाकी रह गया हुआ है। तो ये दोनों तीनों काम करने के लिए बड़ा ही एक आसान सा तरीकाकार है कि आप क्या करें, अपनी इस वर्किंग को 2 हिस्सों में इसी तरह के स्टाइल में 2 हिस्सों में तोड़ दें। मीन्स ये जो 272 की वैल्यू है, हाईलाइटर सही है, इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है। एक एसेट जो रिमेनिंग रह जाने वाला है और एक वो जो डिस्पोज ऑफ फ्यूचर में हो जाने वाला है। बस इसको 2 हिस्सों में तोड़ देना है। यहीं पर आप बिल्कुल शुरू पर देख चुके हुए हैं, ये वाला एसेट टोटल कितने में रीवैल्यू हुआ है? 272 में। आपने ये देखना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। एक बिल्डिंग ऑफ सोल्ड किया है, एक एडजस्टमेंट यहाँ पर दिखाऊंगा, एक और एडजस्टमेंट दिखाऊंगा एक और क्वेश्चन में इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे नज़दीक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बिल्डिंग हैं, एक ही जगह पर हैं, एक जैसी हैं। समझ लें कि एक फ्लैट टाइप जगह है या ऐसे घर हैं जहाँ पे बिल्कुल एक जैसे घर होते हैं। क्या उनकी वैल्यू डिफरेंट होगी या सेम होगी? सेम होगी। इसका मतलब है 272 को मैं 4 पर तकसीम करूं तो मेरे पास एक एसेट की वैल्यू आ जाएगी। 272 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो मेरे पास रीवैल्यूड अमाउंट आ जाएगी इसकी। मैं रीवैल्यूड अमाउंट 68 यहाँ पर लिख दूंगा और बाकी 3 की यहाँ पर लिख दूंगा। टोटल हो गया 272 पूरा हो गया, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। दूसरा किसको तकसीम करना है? 17 को तकसीम करना है। यह भी बाकी रह जाने वाला कितना है और फ्यूचर में डिस्पोज ऑफ हो जाने वाला कितना है। 17 को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। एक वाला 17 तकसीम 4 किया, एक बिल्डिंग की वैल्यू आ गई रिवैल्यूएशन, और बाकी 3 की 12.75 आ गई। 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब जैसे जिस अंदाज में पहले वर्किंग करता था, मैंने 2 हिस्सों में वर्किंग करनी है, बस नथिंग एल्स। जिस साल में डिस्पोजल हो गया उसमें 3 वर्किंग्स बनेंगी, 3 चीज़ें आएंगी। एक डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल, एक उसकी WDV को आउट कर देंगे, और तीसरा डेप्रीसिएशन ऑफ द रिमेनिंग एसेट्स। ये 3 चीज़ें बनेंगी। डेप्रीसिएशन क्या 68 के ऊपर रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर दिया जाए जो कि 17 है, और 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक 6 महीने बनेंगे।
6 महीने की डेप्रीसिएशन आपने कर दी। इसी तरह से 4.25 को 6 महीने के ऊपर वर्कआउट कर दिया, पहली वर्किंग हो गई। दूसरी चीज़, बस 68 में से ये 2 को माइनस कर दिया, 66 रह गया। 4.25 में से इसको माइनस कर दिया, ये 4.125 रह गया। ये भी चूँकि डिस्पोज ऑफ हो रहा है, ये भी ख़त्म हो गया। ये भी गेट आउट बोल देना है और इसका क्लोजिंग क्या बना देना है, नील नील नील। जनरल एंट्री की बात अभी मैं करता हूँ इसके साथ। ये बताएं 204 को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बाकी की डेप्रीसिएशन आ जाएगी और ये इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन आ जाएगी। अब एक छोटा सा काम होगा, जिस साल में डिस्पोजल है उस साल की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हुए, एक डेप्रीसिएशन ये है और दूसरी ये है। ये वाली एंट्री बन गई डेप्रीसिएशन की, जो आपने नोट में लिखनी होती है। और इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन जो रीवैल्यूएशन सरप्लस का भी नोट, अब मैंने बताया कि अब क्या हो चुका हुआ है, लाजमी हो चुका हुआ है रीवैल्यूएशन का सरप्लस का नोट। तो ये आपकी आ गई 2 चीज़ें इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशंस की। मैं हाईलाइटर दूसरा चूज़ कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये क्या चीज़ें आ गई, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन आ गई, बस दैट्स ऑल द गेम। और बाकी तो डिस्पोजल के वक्त की हैं ये दोनों, ये दोनों तो हैं डिस्पोजल के वक्त की हैं। चलें जी, अब हमने इसका क्या बनाना है, नोट। नोट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। नोट कैसे बनेगा ये बताएं कि नोट का कोई शॉर्टकट वे आउट आपको आता हो, कोई शॉर्टकट वे आउट। मैं आधा नोट क्वेश्चन से देख के बना सकता हूं। क्या कर सकता हूं, आधा नोट क्वेश्चन से देख के थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से कुछ चीज़ें लिख लें, एक फ़िक्रा लिखें। किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। किस पर मौजूद होता है, किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। ये फ़िक्रा लिख लें अपने पास। किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। मैं लिख दूं, किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। ये एक छोटी सी बात है। ये बताएं, क्या आपको 2 साल का काम करना है, 2 साल का काम करना है? साल का एंड क्या है, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 14 कहाँ पर फॉल कर रही होगी, यहाँ पर फॉल कर रही होगी, इसी जगह पर होगी। 1 जनवरी से पहले पिछले साल के एंड पर, इसका मतलब है मेरे एसेट्स कितने पे आ रहे होंगे, 252 पर आ रहे होंगे। ये मैंने 252 क्लोजिंग लिख दिया जाके। एक फिक्रा, किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। 1 साल का क्लोजिंग पता चल गया, क्या उसका ओपनिंग पता चल जाएगा जी? अगली चीज़, जो काम मैंने अभी किया है क्या पिछले साल के एंड पे कर सकता हूँ? 31 दिसंबर 13 यहाँ पर इसके दरमियान में आती है। इससे पिछली वैल्यू रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, 323। 31 दिसंबर 13 पर 323 होगा यहाँ पर, तो इसका ओपनिंग क्या होगा, 323 होगा। लिखा गया क्या? अगर फेस के ऊपर चीज़ लिखी गई तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे जी, बिल्कुल, तब मार्क्स मिलेंगे आपको, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम वर्किंग बनाते रहते हैं, टाइम शॉर्ट है, ये तो करो, ये वाले मार्क्स तो लो। अगला एक और फिक्रा लिख ले। ईयर एंड की रीवैल्यूएशन हो, अभी ईयर स्टार्ट की है, ईयर एंड की रीवैल्यूएशन हो
तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अपना आप छोड़कर एसेट में चला जा चुका होता है। ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो तो एसेट अकाउंट वो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की एंट्री पास हो चुकी होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निल हो चुकी होती है जी। ये वाली एंट्री हवाई एंट्री हम क्लास में बोलते होते हैं इसे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। रिवैल्यूएशन ईयर एंड पर हुई, 31 दिसंबर के ऊपर हुई, तो सारी की सारी रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या हो जाएगी, निल हो जाएगी। ये वाला ईयर स्टार्ट की रिवैल्यूएशन का सवाल है, लिहाजा ये ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। आप ये फ़िक्रा ईयर एंड वाले के ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा। अब आ जाएं कि आपने क्या करना है, ड्यूरिंग द ईयर की मूवमेंट देखनी है। पिछला साल आसान है या करंट ईयर आसान है? पिछला आसान है, इस साल में डिस्पोजल है, पेपर की टेक्निक्स भी करनी है। पिछला साल आसान है, पिछले साल के अंदर कोई मूवमेंट, आप जाएंगे अपनी वर्किंग में और देखेंगे 2014 कितना है, कहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये मैंने ऐसे लगाया, क्या आप पेपर में ऐसे लाइन भी नहीं लगा सकते कि कौन से साल का काम करना है आपने? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हुई है? जी हुई है। पहले दिन ही क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन हुई है, और क्या हुआ है, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ख़त्म की गई है। तो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन यहाँ से देखा आपने, 31 दिसंबर 13 पर मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ कितनी रही थी? 31 दिसंबर 13 पर, यही वाली 31 दिसंबर 13 डेट है, 17 की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन थी पिछली रिवैल्यूएशन डेट से। आपने यहाँ पे ओपनिंग लिख दिया। अब आपने अगला काम करना है, यहाँ से शिफ्टिंग करनी है, यहाँ से आपने उठाई और यहाँ पे शिफ्टिंग कर दी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट की एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट आपने जाना है और एक काम करना है, ये देखना है कि यहाँ पर दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, 36 एंड 18। मैंने थोड़ी देर पहले नोट डिस्कस करते हुए बोला था कि हम पुराने ज़माने में इसको इकट्ठा लिख देते थे, लेकिन इसको अलग-अलग लिखना है। 54 के दो हिस्से हैं, एक रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला और एक प्रॉफिट एंड लॉस वाला। तो आपने यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना कि ये 54, आपने यहाँ पे लिखना है रीवैल्यूएशन हुई है, उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस का हिस्सा, उसका प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा। 54 नहीं, 36 को अलहदा लिखें और 18 को अलहदा लिखें। ऐसे काम करना है आपने, ये वाला, उसके दो हिस्से करके लिखने हैं। रीज़न क्या है दो हिस्से लिखने की? रीज़न ये है कि ये जो 18 लिखा है ना, इसके मार्क्स हैं। या तो नरेटिव फॉर्म में लिखो नीचे कि ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस रिवर्स हुआ है या प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट हुआ है। पिछला प्रॉफिट एंड लॉस था ना जो रिवर्स किया आपने या रिकॉर्ड किया, लॉस आपने रिकॉर्ड किया, तो ड्यूरिंग द ईयर लॉस रिकॉर्डेड ड्यू टू द रीवैल्यूएशन 18 का। या फिर फेस के ऊपर ऐसे लिख दो, फेस पे लिख देंगे, काम आसान हो जाएगा। पिछले 3-4 आंसर स्क्रिप्ट उठाकर देख लें एग्जामिनर के, किसी बुक के नहीं, आई कैप के, आपको ये ऐसे ही नज़र आएगा, दो हिस्सों में। डन? तो दो हिस्सों में लिखना है, एक रिवैल्यूएशन सरप्लस अलहदा करना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस को अलहदा से लिखना है। बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, दोनों काम हो सकते हैं। डेप्रीसिएशन देखेंगे आप, चार्ज कितनी की आपने, ये डेप्रीसिएशन चार्ज की आपने यहाँ पर जाके लिख देनी है। ये वाला नोट हो गया ख़त्म, क्लोजिंग आ गया, आपने नेट कैरिंग अमाउंट निकाल दी। अगली चीज़ करंट ईयर, एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है, ये 14 आपका ओपनिंग में आ गया। अगले साल के शुरू में फिर से रिवैल्यूएशन हुई, आपने फिर से 14 उठाया और 14 ख़त्म कर दिया। अगले साल फिर से प्लस में आया, 17 और 17 दो हिस्सों में तकसीम करके लिखेंगे, 17 और 17, 34 नहीं लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? 17 रिवैल्यूएशन सरप्लस का और 17 प्रॉफिट एंड लॉस का। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का हिस्सा, ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का।
और अब आ गई बात डिस्पोजल की। डिस्पोजल की एंट्री पहले बना दें, मैं जस्ट आपको एंट्री समझाने के लिए। क्या एसेट आउट हो रहा है 68 से, एसेट क्रेडिट कितने से हुआ 68 से। इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी है भाई, ये इस डेट से लेके आगे जितना चला है वो 2 है। इसकी WDV फिर कितनी बनी 66, जो यहाँ पर हमने आउट कर दी हुई है, ये आ गई, ये आउट हो गई, 66 को आउट कर दिया। जितने में कैश आया वो कैश आ जाएगा, बैलेंसिंग अमाउंट गेन लॉस आ जाएगी। रीवैल्यूएशन सरप्लस एग्जिस्ट कितना करता है एंड पर 4.125, 4.125 की ये वाली एंट्री हो जाएगी। अगर जनरल एंट्री पूछ लेता तो नोट के पर्सपेक्टिव में जाएं तो 68 एसेट में से आउट कर देना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में से 2 को आउट कर देना आपने। अब आपको मज़ीद वर्किंग बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और एंड पर आप क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकेंगे। आपने एंट्री पास कर दी और डेप्रीसिएशन जो चार्ज की वो 2 जगहों से मिला के की, 12 जमा 2 14। यहाँ पे आपने लिखा 12 जमा 2 और ये 14 लिख दी। क्लोजिंग क्या आ गई, अब जब जमा प्लस करेंगे तो फिर क्या आएगी क्लोजिंग, क्लोजिंग आपकी आएगी 12 की। एसेट का क्लोजिंग क्या आएगा 204, कैरिंग अमाउंट क्या आएगी 192 और ये आपकी क्रॉस वेरीफाई होगी आपकी इस वर्किंग से 192 एंड 12 रीवैल्यूएशन सरप्लस मैच हो गया। ये आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये उसकी कॉस्ट और ये उसकी कैरिंग अमाउंट 204, 12 और 192। इस वे आउट से अगर आप चलेंगे तो आप अपने नोट को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। किसी भी और तरीके से क्रॉस वेरीफाई नहीं हो सकता, नॉट एट ऑल। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। कुछ दूसरे तरीके भी मुझे तो आते हैं ना, आपको भी आते हैं, लेकिन मैंने इसको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिहाज से सबसे आसान जाना है कि ये तरीकाकार सबसे आसान है विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस वेरिफिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू कि आपको वर्किंग उसी एक ही स्टाइल में वर्किंग करनी है, किसी नए स्टाइल के अंदर वर्किंग परफॉर्म नहीं करनी है। 1 से 2 सवाल आपने करने हैं, आप हैं ही 3 सवाल बेचारे, तो ज़्यादा तो कर ही नहीं सकेंगे आप। कोई एक आधा कोई आपका कोई टेस्ट वगैरह हो, किसी ने लिया हो तो वो ज़रूर हो सकता है, अदरवाइज़ तो 3 एक सवाल हैं पूरे बुक के अंदर। एक अदद IAS 36 के चैप्टर में है और एक शायद IAS 16 के चैप्टर में इसके अलावा है। लें जी, तो ये नोट भी हो गया ओवरऑल विद कौन सी चीज़, डिस्पोजल, और उसकी डिस्पोजल का एक शॉर्टकट भी हो गया। अब मैंने कहा था कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक अदद बात। यहाँ पर मैंने कहा था कि मैं आपसे एक तरीक़ाकार जो यहाँ पर डिस्कस किया है कि हमें मालूम करनी होती है कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल कैसे मालूम करनी है, ये मैंने आपसे डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले आते साथ। कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है एसेट्स की, बस आपने ऐसे देखना है, यहाँ पे आना है और देखना है कि इन रिमेनिंग रह जाने वाले एसेट का एक डिस्क्लोजर देना है कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल। तो ये बेटा कैरिंग अमाउंट आ रही है 192। अगर सरप्लस आ रहा हो तो इसमें से सरप्लस को क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम में कोई वैल्यू आ रही हो तो उसको क्या कर दो, प्लस कर दो। दोनों में से कोई एक होगी, दोनों में से कोई एक होगी। आपकी 180 की कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल आ गई।
ये आप कहीं पर भी घर में बैठ के टेस्ट कर सकते हैं। मेरा तो टेस्टेड फार्मूला है, ठीक है जी। पिछले साल किसी भी डेट के ऊपर आप ये चेक करना चाहें, या ईयर एंड के ऊपर टेस्ट हो सकता है या ये रीवैल्यूएशन के ऊपर टेस्ट हो सकता है, प्रोवाइडेड क्वेश्चन के अंदर साथ साथ कोई चेंज इन एस्टीमेट ना आ रहा हो। मसलन रीवैल्यूएशन सर क्या नाम है, लाइफ चेंज कर दी और दूसरी चीज़ें चेंज कर दी, तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी फिर नहीं टेस्ट हो सकता। लेकिन ये काम ऐसे ही होगा, ये नहीं चेंज होगा। लेकिन जल्दी जल्दी क्रॉस वेरिफिकेशन करना मुश्किल काम है, हो उसमें भी सकती है लेकिन ज़रा सा टाइम कंज्यूमिंग है, वो इस वक्त सिखाई नहीं जा सकती कि क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे होनी है। रिज़ल्ट बताया जा सकता है कि बच्चों ऐसे कर लो, और वो उसका फार्मूला मैंने दे दिया हुआ है। ये सुबह डिस्कस ये भी कर दिया था कि इसका फार्मूला क्या है, कैरिंग अमाउंट जो रीवैल्यूड अमाउंट होगी माइनस रीवैल्यूएशन सरप्लस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू आ रही है तो वो प्लस कर दो। तो ये दिस इज द शॉर्टेस्ट वे आउट टू राइट दिस एडजस्टमेंट, और यू कैन से नोट। ये हो गया हमारा IAS 16 ख़त्म विद रीवैल्यूएशन, विद disposal, with shortcuts. The most important area of the grid C you can say, इसमें इतने टाइम में इतना ही डिस्कशन हो सकती थी, मेरे पास कुछ इतना ही टाइम मौजूद था। आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। एक सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर भी सामने आ गया, ये भी मैंने लिखा हुआ है, वो भी डिस्कस कर देता हूँ। सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर होता है जी कि आपने कोई एसेट की वैल्यू को एनहेंस कर दिया, उससे बेनिफिट बढ़ गया। अगर ऐसा हो तो आपने वो वाला एक्सपेंडिचर एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देना है और रिमेनिंग लाइफ के ऊपर उसको क्या कर देना है, डेप्रीशिएट कर देना है। यहाँ पे WDV आ रही थी, ये एक एक्सपेंडिचर किया आपने, रिमेनिंग लाइफ के ऊपर टोटल 70 को डेप्रीशिएट कर देंगे आप जी। 2-3-4 मिनट की ब्रेक लेते हैं या फिर 5 मिनट की मैक्सिमम ब्रेक करनी है। ब्रेक कि मैं चलता जाऊँ, हैं कि बोर हो गए जाए जाके बाहर से घूम फिर के आए। 5 मिनट की ब्रेक करते हैं और मैं भी ज़रा गला साफ़ कर लूँगा और मैं ज़रा ताज़ा दम हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने बोलना तो मैंने है ना, आपने तो बैठ के बस सुनना है जी। मैंने रखी हुई है, आज मैं इंतज़ाम करके आया हूँ, मेरा गला बैठ गया हुआ है। कल रूटीन क्लास पढ़ाते हुए मैं ये काम करता रहता हूँ, लेकिन कल ख्याल नहीं रहा मुझे। तो ये तो हो गई डिस्कशन, मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट था एरिया। अब हम जाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में IAS 36 के अंदर और इसकी चेंजेस देखेंगे इंशाल्लाह।